तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, TDS मैथ्स का जो कोर्स हमारा होने वाला है ये आपका रहेगा प्रोफेशनल कोर्स, जिसको हम कवर करेंगे विद वीरे। तो TDS मैथ्स का कोर्स रहेगा आपका, वीरे रेंडर प्लगइन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं और कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स हम लोग इस ट्रेनिंग के बिहाफ पे सीखेंगे बनाना कि कैसे करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही ज़्यादा हाई क्वालिटी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो बेसिकली कोर्स हमारा है TDS मैथ्स प्रोफेशनल कोर्स विद वीरे। इसी कोर्स के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं कि आपको TDS मैथ्स और वीरे की लाइव क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम डे 1 टू डे 40 टू 45। वो डिपेंड करेगा, अगर आपका सिलेबस 40 डेज में कवर हो जाता है तो 5 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और अगर 45 डेज में होता है तो हम लोग आगे के 5 दिन दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन एडिशनल बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाला है कि आपको इसमें प्री रिकॉर्डेड लूमियन की वीडियोस एज वेल एज कोरोना की वीडियोस मिलने वाली है। तो अगर आप वीरे के साथ स्टिक करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट लाइव क्लासेस को देखेंगे, और अगर आप साथ ही में लूमियन और कोरोना को भी सीखना चाहते हैं जो कि वीरे की तरह ही रेंडर इंजन है, ठीक है, तो उसकी वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो कोरोना की ऑलरेडी 2 बैचेस की वीडियो अपलोडेड है, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और लूमियन का जो प्रो कोर्स है, जो इसका अभी ऐप के अंदर प्राइस 1500 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसके अलावा साथ साथ में आपको लूमियन की वीडियोस तो मिलेंगी ही, साथ में आपको लाइव डाउट क्लैरिफिकेशन क्लासेस भी मिलेंगी कि अगर आप वीडियोस को वॉच करते हैं, कहीं पे भी आपको डाउट वगैरह आता है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर डाउट छोटा है तो आपका व्हाट्सएप पे ही रिजॉल्व हो जाएगा, और अगर आपका डाउट थोड़ा सा लेंदी है, उसको क्लास की नीड है, तो उसके लिए आपको लाइव क्लासेस भी अरेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स का कंटेंट रहेगा। अभी हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, कि आप सभी ने मुझे बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है, आप सभी को पता है। हाँ जी सर, बताइए। ल्यूमेन एंड कोरोना डिफरेंस, लूमियन और कोरोना के बीच में डिफरेंस क्या है? मतलब लूमियन, किस किस पर्पज से होते हैं। ल्यूमेन तो अपना वॉक थ्रू के लिए हो गया। नहीं, लूमियन में आप रेंडरिंग भी कर सकते हो। अच्छा, रेंडर भी कर सकते, तो वो तो मैम हमारा वीडियो के थ्रू भी हो जाएगा रेंडरिंग तो। डेफिनेटली सर, जब भी तो अलग अलग सॉफ्ट, देखो ऐसे तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि आप मॉडलिंग स्केचअप में भी कर सकते हो, मॉडलिंग आप रेविट में भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे डिफरेंस है, फिर से फीचर्स में आते हैं। ओके, फीचर्स का डिफरेंस है, सारी चीज़ें सभी सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है, सभी चीज़ें सभी प्लगइन्स में पॉसिबल है। तो वीरे से एडवांस है क्या ल्यूमिन और एंड कोरोना? वीरे से एडवांस, देखो वीरे के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर्स होते हैं एज कम्पेयर करोना, एज कम्पेयर लूमियन, वीरे हैज़ मच मोर फीचर्स। रीज़न बीइंग काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, लूमियन एंड करोना बाद में लॉन्च हुए हैं, वीरे के बाद में आपके लॉन्च हुए हैं। तो लूमियन के अंदर इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, आप इन डेप्थ चीज़ों को रेंडर कर सकते हो, आउटपुट अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हो। वीरे के अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं दैट यू विल बी अमेज्ड कि एक प्लगइन के अंदर इतने सारे ऑप्शंस कैसे होते हैं। अगर आप वीरे को एक्सप्लोर करने जाओगे तो वीरे कैमरास की डिफरेंट सेटिंग्स आपको मिलती है, वहाँ पे वीरे की लाइट की डिफरेंट सेटिंग्स मिलती है, एनवायरनमेंट की अलग अलग सेटिंग्स आपके पास होती हैं। ठीक है, इसके अलावा रेंडर सेटिंग तो इतना बड़ा टॉपिक है, लेट सपोज कि आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे लेने वाला है। अगर आप कंप्लीट रेंडर सेटिंग को इन डिटेल सीखते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक हाई क्वालिटी रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, तो वो कम से कम आपका 2 से ढाई घंटे ले लेता है। समझ रहे हो? तो फीचर्स के टर्म में वीरे बहुत अच्छा है एज कम्पेयर लूमियन, एज कम्पेयर करोना। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि दोनों सॉफ्टवेयर, इन ये दोनों जो प्लगइन है जो एक्स्ट्रा मैंने आपको 2 बताए, करोना या फिर लूमियन, वो कहीं पे भी कम है। रीजन बीइंग कि एक छोटा, एक ऐसा बोल सकते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, वो वाली चीजें होती है कि फीचर्स कम है बट रिजल्ट सेम है। आपको वर्क करना आना चाहिए, वर्क करना आता है आपको, तो आप लूमियन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो, आप वीरे में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो, एज वेल एज आप कोरोना में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। बॉटम में आपको जो दिख रही है ये एक्चुअली में कोरोना का ही रेंडर है। ये जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है ना, ये बेसिकली कोरोना का ही रेंडर है। तो दोनों तीनों प्लगइन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग अभी जो लाइव क्लासेस चलेंगे उसमें हम लोग वीरे के बारे में डिस्कस करेंगे। इनिशियली वी हैव टू फोकस ऑन द वीरे ओनली। यस सर, डेफिनेटली। ओके, ओके सर, थैंक यू। चलिए देखिए, तो TDS मैथ्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है।
इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी से रूबरू कराना चाहूँगी ताकि आप लोगों को एक क्लियर हो जाए कि देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, मान लीजिए कि हम आज से लेट्स सपोज कि हम लोग 30 to 40 ईयर बैक चले जाते हैं। इससे पहले, इसके बाद तो धीरे धीरे करके काफ़ी सारे फीचर्स हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ गए थे, लेकिन उससे पहले क्या होता था, लेट्स सपोज कि मुझे किसी डिज़ाइन को क्रिएट करवाना है, ठीक है, चाहे वो इंटीरियर का डिज़ाइन हो, ठीक है, चाहे वो आपका एक्सटीरियर का डिज़ाइन हो, या इवन आपको छोटी सी प्लानिंग करवानी है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाते थे। वो लोग हमें क्या करते थे कि वो लोग ना हमें पेपर पे बताते थे कि भाई देखो, यहाँ पे आपका लिविंग रहेगा, यहाँ आपका किचन रहेगा, यहाँ आपका क्या रहने वाला है, आपके बेडरूम्स रहने वाले, यहाँ से आपके स्टेयर्स रहेंगे, ठीक है। मतलब वो चीज़ क्या करते थे, हैंड ड्राफ्टिंग करते थे, है ना। अभी कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जब भी ऑटोकैड लॉन्च हुआ, ऑटोकैड लॉन्च होने से क्या हुआ कि वो जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। रीज़न बीइंग एक्यूरेट डायमेंशंस आपको मिलती है। आपको चेंजमेंट करना है, मान लो कि आपने हैंड ड्राफ्टिंग से किया है, फिर आप चेंजमेंट करवा रहे हो, तो हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को रब करना है, वापस से आपको क्रिएट करना है, यानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। राइट नाउ क्या था, हमारे पास ऑटोकैड जैसे ही आ गया, आपको चेंज करना विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। लाइन को चेंज करना है, डायमेंशंस को चेंज करना है, टॉलरेंस को चेंज करना है, सारी चीज़ें करनी ईजी है। समझ रहे आप उस चीज को, है ना। तो वो काम ने, उस काम ने किसने ले लिया, वो काम एक सॉफ्टवेयर ने ले लिया। सिमिलरली क्या होता था कि जब आपको 3D डिजाइनिंग चाहिए होती थी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, 3D डिजाइनिंग करनी होती थी, तो देखो आप कितना भी हैंड ड्राफ्टिंग करने की कोशिश कर लेना कि जो रिजल्ट अभी आपको दिख रही है ना, इमेज बॉटम में दिख रही होगी, वो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, आप कितनी भी मेहनत कर लेना, कितना भी एक्यूरेट चीजें करने की कोशिश कर लेना, लेकिन ये रिजल्ट्स आप हैंड ड्राफ्टिंग से नहीं निकाल सकते। तो जो काम ड्राफ्टिंग का ऑटोकैड ने लिया था, सेम काम डिजाइनिंग का किसने लिया, सॉफ्टवेयर्स ने ले लिया, ठीक है। तो अभी सॉफ्टवेयर का टर्म आपको क्लियर है कि जहां पर आपको डिजाइनिंग टर्म से रिलेट करना है, वहां पर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेट कर देना है। किस तरीके के सॉफ्टवेयर से, अभी सॉफ्टवेयर को भी कैटेगराइज कर सकते हो। 2D के लिए ऑटोकैड जैसे प्रोग्राम हो गए, 3D के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, रेविट हो गया, स्केचअप हो गया, 3ds मैक्स हो गया, माया हो गया, है ना, काफी सारे प्रोग्राम्स है। तो हमें किस पे जाना चाहिए, तो देखो सभी सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी यूएसपी होती है। जैसे अगर आप लेट्स सपोज कि आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है, आपको बीआईएम पे वर्क करना है, दैट मीन्स बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों पे अगर आपका ज़्यादा फोकस है, ठीक है, आप लोग एज एन ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोगों को बिल्डिंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है, तो आप लोग रेविट सॉफ्टवेयर के साथ स्टिक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे फीचर्स, जैसे मासिंग का फीचर है तो वो आपको रेविट में मिलने वाला है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रेविट पे स्टिक कर सकते हो। आपको स्ट्रक्चर में बताना है कि भाई ये मेरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें इतना लोड आने वाला है, तो वो आप वहाँ से बता सकते हो लोड कैलकुलेशन के लिए। तो सिविल 3D वगैरह भी यूज़ करते हैं हम लोग इस तरीके के, जहाँ पे आपको वर्क करना होता है। सिविल 3D हो गया, स्टेडप्रो हो गया, इस तरीके के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कंप्लीट बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, इस तरीके की चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, तो आप रेविट स्टिक कर दो। जहां पे आपको क्विक मॉडलिंग करनी है, आपको पता है कि भाई आपको क्लाइंट को विद इन 15 to 20 मिनट्स एक रेंडर बना के देना है, तो आप 3ds मैक्स पे करोगे तो टाइम लग जाएगा, स्केचअप आपके वहां पे हेल्प कर देगा। आप समझ रहे हो, मतलब क्विक मॉडलिंग का मीनिंग क्या है कि टूल्स लिमिटेड है। अभी मैं यहाँ पे 3ds मैक्स की बुराई नहीं कर रही हूँ ना कि भाई आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि टूल्स ज़्यादा हैं, तो आपको एक टूल बनाना है ना, आपको यूज़ करना पड़ेगा किसी न किसी डिफरेंट फीचर का। स्केचअप के अंदर वही 4 से 5 कमांड है, लाइन है, आर्क है, पॉलीगन है, फॉलो मी कमांड है, ठीक है, इसके अलावा पुश पुल कमांड है, दैट्स इट। मतलब लिमिटेड 7 से 10 कमांड है, इसके अलावा नहीं है। तो आपको कोई भी चीज़ बनानी है, आपको उन्हीं कमांड का यूज़ करना है। दैट मीन्स क्विक मॉडलिंग आप कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे आपको डिटेल्ड मॉडलिंग करनी है, अभी जो आपको इमेज दिख रही है, भले ही कोरोना में रेंडर हुई है, लेकिन मॉडलिंग तो इसकी 3ds मैक्स में ही हुई है ना। चेयर आप देख पा रहे हो, आप सीलिंग देख पा रहे हो, सीलिंग में डिटेल्स देख पा रहे हो। इवन अगर आप यहाँ पे कॉर्नर्स में देखोगे तो ये आपको दिख रहा है, ये जो एजेस है ना, ये एजेस के अंदर कैसे डर्ट ऐड करनी है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं 3ds मैक्स में बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कोई भी कॉर्नर ना बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता, ये इमेज आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। एक रीज़न, बहुत ही सिंपल सा रीज़न ये कि इसके कॉर्नर ज़्यादा स्मूथ है।
आप समझ रहे हो, हर एक छोटी से छोटी डिटेल मैटर करती है। अगर आप स्केचअप में इन डिटेलिंग्स को ऐड करने लगोगे तो वहाँ पे वो चीज़ टाइम टेकन रहेगा, क्योंकि आर्क बनाना है, पुश पुल कमांड का यूज़ करना है, इवन फॉलो मी कमांड का यूज़ करना है, तो वो चीज़ टाइम टेकन, मतलब टाइम टेकन वाला प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे वर्क करने में टाइम लगता है। 3ds मैक्स में सिंपली सिलेक्ट किया, एजेस को चैम्फर कर दिया, फिलिट कर दिया, ठीक है, इसमें टर्बो स्मूथ मॉडिफायर लगा दिया, स्मूथ मॉडिफायर लगा दिया। इवन आपने वहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है एडिटेबल पॉली में, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, आपने उनका यूज़ कर लिया। मतलब एक चीज़ को करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है। स्केचअप में वो ऑप्शंस लिमिटेड है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, यानी डिटेल्ड मॉडलिंग अगर आपको करनी है ना, हर एक चीज़ पे डिटेलिंग पे फोकस अगर आपको करना है, तो आपको 3ds मैक्स से स्टिक करना है, आपको स्केचअप पे वर्क नहीं करना। तो अगर आपका मेन एजेंडा डिटेल्ड मॉडलिंग है, अगर आप डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो, आपका मेन एजेंडा है कि आपको लेट सपोज कि किसी रेंडर को करने में 10 मिनट लग रहे थे, वहीं पे आपने 20 मिनट लगा के उसको एक नेक्स्ट लेवल पे रेंडर किया है, तो डेफिनेटली 3ds मैक्स बेस्ट सॉफ्टवेयर होने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी का भी मेन एजेंडा यही होगा कि टाइम भले ही ज़्यादा लगे, मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए, मेरे को आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको 3ds मैक्स से वर्क करना है। जो डेप्थ आपको यहाँ पे दिख रही है, जो हर एक जो कॉम्पोनेंट ना जो आपको उभर के दिख रहा है, वो सारी चीज़ें 3ds मैक्स के अंदर पॉसिबल है, ठीक है। तो 3ds मैक्स बेसिकली एक इसी तरह का सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, जहाँ पर आप रेंडरिंग कर सकते हो, क्योंकि वीरे, करोना, लूमियन, अनरियल इंजन, थिया और भी काफ़ी सारे होते हैं, D5 होता है हमारे पास, बहुत सारे रेंडर इंजन होते हैं। ये रेंडर इंजन एक्सटर्नल प्लगइन्स है। 3ds मैक्स के प्री जो डिफ़ॉल्ट हम बोल सकते हैं कि प्री डिफ़ॉल्ट रेंडर इंजन भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आई-रे होता है, आर्ट होता है, मेंटल रे होता है, ठीक है, आर्नोल्ड होता है, स्कैनलाइन होता है। 5 डिफरेंट रेंडर इंजन 3ds मैक्स डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो 3ds मैक्स मॉडलिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, एनिमेशंस के लिए, गेम्स के लिए, ठीक है, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 3ds मैक्स एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है जिसमें हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। 3ds मैक्स को डेवलप किया था ऑटोडेस्क मीडिया एंड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने, जो कि एक्चुअली में एक मिथ है। ये मैं आपको क्लियर करूंगी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि भाई क्या मीनिंग है इस चीज़ का, कि मिथ क्यों है, ठीक है। बट अभी के आप ये बोल सकते हो क्योंकि काफ़ी टाइम से चीज़ चलती आई आ रही कि भाई 3ds मैक्स किसने बनाया, ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया, ठीक है। बट एक्चुअली में ये चीज़ ट्रू नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी क्या होती है, क्यों होती है और क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे को, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आप बोल सकते हो कि भाई नेक्स्ट लेवल का वर्क कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया एजेस को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर अगर आपको ऐड करनी तो भी बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। विंडो प्लेटफॉर्म के लिए एज वेल एज मैक प्लेटफॉर्म के लिए, मैक के लिए आई एम नॉट श्योर अवेलेबल है या नहीं है, बट अगर आप विंडो यूज़र हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका होने वाला है। तो ये कंप्लीट हमारे था 3ds मैक्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीरे प्लगइन के बारे में कि वीरे प्लगइन क्या है। अभी इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, तो ओवरव्यू तो आपको पता है कि भाई वीरे प्लगइन क्या होता है। आपको एक रिजल्ट को बनाने के लिए जो आपको इमेजेस दिख रही हैं, उस तरीके की इमेजेस को क्रिएट करने के लिए किसी ना किसी प्लगइन का यूज़ करना पड़ता है। अभी वो प्लगइन कोई भी हो सकता है, करोना भी हो सकता है, वीरे भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है, लूमियन भी हो सकता है, ठीक है, आपका थिया हो सकता है, यूनिकॉर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वीरे हम लोगों को क्यों यूज करना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स मोर फीचर्स, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फीचर्स। बहुत सारी फीचर्स ऐसे हैं जो कि बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे भी है जो कि बाकी सॉफ्टवेयर्स के अंदर है, बाकी प्लगइन्स के अंदर है, लेकिन वीरे में नहीं है। बट वो कंपैटिबल होते हैं क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर के कोई ना कोई यूनिक फीचर्स होते हैं, दैट्स वाई तो वो सॉफ्टवेयर बनाया गया, अदरवाइज तो एक ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे प्लगइन्स है तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा। हम लोग स्टिक करने वाले वीरे पे। वीरे जो है ये थर्ड पार्टी 3D कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो कि विजुअलाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आपको एक रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी होती है तब आप इसका यूज़ करते हो। चाहे आप आर्किटेक्चर हो, चाहे आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे आप एक गेम प्रोडक्शन से रिलेट करते हो, चाहे आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हो, चाहे आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो, चाहे आप विजुअलाइजर हो, ठीक है, चाहे इवन आप एक एनिमेटर हो, तो आप क्या कर सकते हो, वीरे प्लगइन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एनिमेशन एज वेल एज
और जो रेंडरिंग्स होती है दोनों ही पॉसिबल होती है आपकी वीरे प्लगइन के अंदर। वीरे प्लगइन को चाओस ग्रुप नाम की एक कंपनी थी जिसने लॉन्च किया था, ठीक है। 1997 के अंदर सोफिया बुल्गारिया के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ था। तो ये कंप्लीट वीरे हैं आपको जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल है, मे भी थोड़ी सी बोरियत वाली फीलिंग भी आ रही होगी इस प्लगइन की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने के लिए, लेकिन जब मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगी देन यू विल बी अमेज्ड कि क्या क्या हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम में जितनी भी इमेजेस आपको दिखी है ये वीरे के अंदर एंटर की गई है। तो अगर आप इस तरीके के रिजल्ट्स को अचीव करना चाहते हो तो आप वीरे प्लगइन का यूज कर सकते हो। तो हमारा जो कोर्स रहेगा उसमें हम लोग 3ds मैक्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, और एज वेल एज हम लोग वीरे प्लगइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया कि बहुत से लोगों का मिथ था कि 3ds मैक्स जो है वो ऑटोडेस्क कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन एक्चुअली में 3ds मैक्स जो है वो योस्ट ग्रुप नाम की एक कंपनी थी जिसने बनाया था, ठीक है। इसे DOS प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया गया था। 3ds मैक्स का एक्चुअल नेम 3D स्टूडियो मैक्स था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ था, कुछ टाइम के बाद ऑटोडेस्क कंपनी ने इसे परचेज किया था जोस ग्रुप से और इसका नेम चेंज कर दिया गया 3ds मैक्स, 3DS दैट मीन्स 3D स्टूडियो मैक्स, ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद इसका नेम को फिर से रीनेम किया गया जब इसके सेकंड लॉन्च को ऑटोडेस्क ने जब इसका सेकंड लॉन्च किया था उसके बाद इसके नेम को फिर से रीनेम किया गया और इसका नेम रख दिया गया ऑटोडेस्क 3ds मैक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, काफी सारे न्यू फीचर्स इसके अंदर ऐड हुए थे। आप लोगों को अमेज्ड हो गए जानने के बाद कि 3ds मैक्स के मोर देन 30 वर्जन्स रिलीज हो चुके हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे ऐड हुई। लेकिन मेन जो 3ds मैक्स का अब ऐसा बोल सकते हो कि पब्लिशर थे वो कौन थे, वो DOS प्लेटफॉर्म ने डिजाइन किया था, ठीक है। योस ग्रुप ने डिजाइन किया था बेसिकली DOS प्लेटफॉर्म के लिए और लॉन्च इसको ऑटोडेस्क ने किया था। आप इसको एक एग्जांपल के साथ कुछ ऐसा समझ सकते हो कि मान लीजिए कि आप एक लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं कि इवन आप एक मोबाइल परचेज करने जा रहे हैं। तो लेट सपोज कि कोई ओप्पो का मोबाइल है, तो ओप्पो का मोबाइल तो जरूरी तो नहीं है ना कि आप उसको ओप्पो कंपनी से जाके ही खरीदो, आप उस मोबाइल को किसी नॉर्मल शॉप से भी खरीद सकते हो, आप उस मोबाइल को किसी नॉर्मल जो वेबसाइट्स होती है हमारे पास सोने आप वहां से भी खरीद सकते हो। इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना कि उस प्रोडक्ट का जो मालिक है, उस प्रोडक्ट का जो ओनर है वो है जहाँ जिस शॉप से आपने परचेज किया है, वो तो एक बीच का मैं ऐसा बोल सकती हूँ एक रिटेलर है। सेम यही चीज था कि डिजाइन किसने किया था, योस्ट ग्रुप ने किया था, पब्लिश इसको ऑटोडेस्क ने किया था। बाद में हाँ डेफिनेटली ऑटोडेस्क ने इसको खरीद लिया था, योस्ट ग्रुप से खरीद लिया था जो कि DOS प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया था जिन्होंने। लेकिन उससे पहले जिसकी जो ऑनरशिप थी वो किसके पास थी, योस्ट ग्रुप के पास थी। उसके बाद ऑटोडेस्क ने इसको खरीदा था। इसके बाद भी आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि इसके बाद भी डायरेक्टली इसका जो नेम है वो 3ds मैक्स नहीं था। अभी यहाँ पे ऑटोडेस्क 3ds मैक्स लिखा हुआ है राइट नाउ, इसमें एक छोटा सा टर्म है जो 3ds के बाद मैक्स लिखा हुआ है। अभी जो रिसेंट वर्जन जो इसके चल रहे हैं 2013 के बाद के, उसमें मैक्स का जो M है वो कैपिटल है। सिर्फ और सिर्फ इतना इसमें चेंजमेंट हुआ था कि ऑटोडेस्क नेम अरेंज हुआ था स्टार्टिंग लेटर्स के अंदर और बाद में 3ds एंड देन मैक्स ऐड किया था विद कैपिटल लेटर, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसकी हिस्ट्री है कि किसने डिजाइन किया था, क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करी। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 3ds मैक्स क्या क्या कर सकते हैं। देखो ये तो आप सभी जानते हो कि 3ds मैक्स के जो यूजर्स है ना वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी वो है जो कि उसके बारे में डिस्कस करते हो कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन से रिलेट करती है। दैट मीन्स कि अगर आप एक्सटीरियर या इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहते हो, आप एनिमेशंस क्रिएट करना चाहते हो तो उसका एक यूज़र अलग है। और जो लोग किसके ऊपर वर्क करते हैं, जो लोग एनिमेशन पे वर्क करते हैं, ठीक है, किस तरीके की एनिमेशन, गेमिंग से रिलेटेड, सिमुलेशन से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैरेक्टर मॉडलिंग, वो सारी चीज़ें दूसरा उसका यूज़र है, एक दूसरा उसकी कैटेगरी है यूज़र्स की, ठीक है। तो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है 3ds मैक्स। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1 कैटेगरी के बारे में, जो कि कौन है, जो लोग आर्किटेक्ट से रिलेट करते हैं, जो लोग आर्किटेक्चर वर्क से रिलेट करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन कौन यूज़ कर सकता है, चाहे आप 3D कैरेक्टर बनाते हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, आप गेमिंग वगैरह के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, आप एनिमेशंस के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, इवन आप सिमुलेशंस के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें 3ds मैक्स में आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, हम लोग इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करने वाले हैं, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के टर्म में। सिमुलेशन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फ्लोर, फैब्रिक, इन सारी चीज़ों को बना सकते हो, लेकिन हमारा जो मेन एजेंडा रहेगा सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग का, वो बेसिकली रहेगा आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो कैरेक्टर्स हैं, वैसे तो मेनली माया वगैरह के अंदर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, बट डिटेल में नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा कौन लोग यूज़ करते हैं, मैंने आपको अभी क्लियर किया इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में कि 2 कैटेगरीज मैंने आपको अभी बताया, हम लोग फर्स्ट कैटेगरी पे वर्क करेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अभी वर्क करना है तो कैसे करना है, कौन कौन से फेजेस होंगे, उन सारे फेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको 3ds मैक्स से वर्क करना है ना, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर या एज एन एक्सटीरियर डिज़ाइनर या इवन एज ए विजुअलाइजर, तो आपको किसी भी मॉडलिंग को डिज़ाइन करने के लिए 4 बेसिक स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जो कि होता है मॉडलिंग, लाइटिंग, मटेरियल एंड रेंडरिंग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट मॉडलिंग कि मॉडलिंग क्या होती है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट इमेजेस दिख रही है, बेसिकली 3 है, बट आप इसको 2 में डिवाइडेड कीजिए, एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है। ठीक है, तो आप में से कोई डिफाइन कर सकता है मॉडलिंग के बारे में कि मॉडलिंग क्या होती है? आप में से कोई भी अगर आप जानते हो मॉडलिंग के बारे में, तो आप मॉडलिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हो? ज़रा मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, आवाज़ आ रही होगी आई थिंक आप सभी को। Yes. जी So बताइए सर। basically, creating any object in computer is a modeling, 3D object या कुछ भी create करना basically. थोड़ा सा आप इलाबोरेट कर सकते हो इसी चीज़ को? Okay, so basically मुझे कुछ बनाना है जो रियल वर्ल्ड के अंदर है, जो मुझे 3D के अंदर क्रिएट करना है फॉर एनी यूज, आर्किटेक्चर, गेम, किसी के लिए भी, जो हम लोग कंप्यूटर की मदद से क्रिएट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉडलिंग। बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या कोई कैरेक्टर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, रेफरेंस देके या कुछ भी। ठीक है। लेट्स सपोज कि आपको एक एक्सटीरियर मॉडलिंग डिज़ाइन करनी है, तो एक्सटीरियर मॉडलिंग के जो टर्म होंगे वो अलग होंगे, या फिर आप इंटीरियर मॉडलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे मॉडलिंग के टर्म अलग हो जाते हैं, फर्नीचर मॉडलिंग में क्या मॉडलिंग के टर्म अलग हो जाते हैं, कैरेक्टर में क्या अलग हो जाते हैं, या फिर मॉडलिंग का टर्म सेम है, उसकी जो वर्क पेज थे फिर वो बदल जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं? मतलब लेट्स सपोज, मेरा कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आप एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो तो क्या उस टाइम के अंदर मॉडलिंग के जो टर्म होते हैं वो बदल जाएंगे, इंटीरियर के टर्म में मॉडलिंग के टर्म्स बदल जाएंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ टर्म सेम है कि मॉडलिंग ही करना है बट उसमें वर्क पेजेस बदल जाएंगे, भाई किस तरह से करना है? आप इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हो इस चीज़ को? बेसिकली वो ही है चीज के कुछ भी करते हैं टूल्स सेम ही रहने वाले हैं। मतलब जो भी लोग करने वाले हैं, मतलब अगर मैं टेबल बनाता हूँ या घर बनाता हूँ, तो टूल्स बेसिकली वो ही रहने वाले हैं, जस्ट टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट जाएगी मेरे हिसाब से ठीक है, फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके। इसके अलावा आप में से कोई मॉडलिंग को डिफाइन करना चाहेगा? Modeling is basically whatever our perception or whatever our thinking to represent in a paper is called modeling. बेटर, मच बेटर। ठीक है मैम, मॉडलिंग का मतलब होता है सोचा। क्या ठीक है जी, जैसे हमने कोई मॉडलिंग का मतलब होता है ढांचा। जैसे हमें ब्रिक्स बनानी है जी, जैसे हमें ब्रिक्स बनानी है जी, हमारे को पता है कि ब्रिक्स का साइज क्या होता है, 9 इंची बाय 4.5 इंची बाय 3 इंची जी। तो सबसे पहले हम उसका बनाएंगे ढांचा 9 इंची बाय 4.5 इंची बाय 3 इंची का, और उसके अंदर हम फिर डालेंगे सोयल डाल के हम उसको बनाते हैं ब्रिक्स। ऐसे ही मैम मॉडलिंग होता है। सबसे पहले हम उसका 2D बनाएंगे, 2D बना के फिर उसको हम डिजाइन करेंगे।
ठीक है, ओके। एक्चुअली में आपने जो बताया सर जी, वो एक्चुअली मोल्ड होता है। मॉडलिंग ये डेफिनेशन 3D स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलते हैं, तो हाँ वो जी, मोल्ड मोल्ड होगा ना मैम। जी। चलिए कोई बात नहीं, बस मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग कितना डिफाइन कर सकते हो उस चीज़ को। शशांक, प्रणेश, आप में से कोई? मिस्टर बलराज, मृगंका सर, आप में से कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को। देखिए सबके जवाब अच्छे थे, मेरे को सबसे बेटर लगा मिस्टर, अभी अभी आपने नाम नहीं लिखा हुआ है, वायरल लिखा हुआ था, आई थिंक आपका यहाँ पे वायरल शाह है ना? और विरल विरल, ओके ओके ओके, आई एम रियली सॉरी सर। नो इश्यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मेरे को लिटरली वायरल समझ आया, इसलिए मैंने कभी भी आपका ना नाम नहीं प्रोनाउंस किया वहाँ पे। एक्चुअली इट्स वायरल, क्योंकि वायरल फीवर और विरल दोनों एक ही स्पेलिंग है, सो इट्स कॉमन। ओके ओके ओके, विरल, ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है, तो अच्छा था जो भी आप लोगों ने बताया, बट मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहूँगी। सबके जवाब सही थे, बट जो मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम मॉडलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप डिफरेंट चीज़ों की मॉडलिंग कर रहे हो, तो क्या उन चीज़ों में उसके मतलब बदल जाएंगे? मैं जस्ट वो चीज़ को इलाबोरेट करना चाहती हूँ। तो देखिए बहुत सिंपल है, मॉडलिंग एक ऐसा टर्म है कि किसी भी चीज़ को बनाना, जैसे कि अभी आप सभी ने बताया कि आपके माइंड में कोई भी आइडिया है, आप उसको पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये इवन आप पेपर पे कर रहे हो, हैंड ड्राफ्टिंग कर रहे हो, या एज वेल एज आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। लेकिन वहां पर हम लोगों को, हमें इसको 3 तरीके से डिवाइड करना है। वैसे तो बहुत सारे तरीकों से आप डिवाइड कर सकते हो, है ना? लेकिन लेट सपोज कि आप एक एक्सटीरियर डिजाइन कर रहे हो, तो एक्सटीरियर डिजाइनिंग के टाइम पे क्या होगा कि आपके मॉडलिंग के जो टर्म्स होंगे वो थोड़े से बदल जाएंगे, ठीक है? वर्क करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे एक्सटीरियर मॉडलिंग के टाइम पे आपको किन किन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा मॉडलिंग के टाइम पे, अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जैसे ये आपको मॉडलिंग के एग्जांपल दिख रहे हैं। अभी इसमें क्या क्या चीजें डिजाइन की गई है, एक प्लान को इंपोर्ट करने से लेकर के एक कंप्लीट मॉडल को, एक कंप्लीट हाउस को मॉडल करना, डिजाइन करना, वो उसका मॉडलिंग टर्म होगा। जैसे प्लान को इंपोर्ट करना, प्लान को इंपोर्ट करने के बाद वॉल्स को बनाना, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर का वॉल बनाया है, फर्स्ट फ्लोर का वॉल बनाया है, रूफ बनाया है, आपने अपने फ्लोर बनाया है, अपने मुमटी बनाई है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, हमने प्लान को इंपोर्ट किया। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। फिर थर्ड स्टेप में आपको छोटी छोटी डिटेल्स दिख रही है यहाँ पे, ठीक है? जैसे मुमटी लेवल के अंदर यहाँ पे डिजाइनिंग क्रिएट करना, रेलिंग वगैरह को क्रिएट करना, ठीक है? ग्लास हो सकता है आपका, इस तरीके की रेलिंग्स हो सकती है, थोड़ा बहुत डिजाइनिंग हो सकता है, वो जैसे ग्रूव्स क्रिएट किया गया है यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह की जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, उसे हम लोग थर्ड स्टेप के अंदर रखते हैं, जो कि होता है डिटेल ऐड करना। बेसिक स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिटेलिंग को ऐड करना, वो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा। जब आप इन 3 स्टेप पे वर्क कर लोगे, देन हम अपने फोर्थ और लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होगा साइट डिजाइन। मतलब डिफरेंट ट्रीज को ऐड किया गया यहाँ पे, कार को ऐड किया गया, प्लांट्स को ऐड किया गया। अभी यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली में किसी मॉडल को डिज़ाइन करोगे, तो लेट्स सपोज कि आप बिल्कुल प्लेन तो नहीं रखेंगे, हो सकता है आपने फ्लाइंग बर्ड्स दिखा दिए हो, ये जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए कि वह दिखने में अच्छा लगे, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक रियलिस्टिक क्रिएट करना चाहते हो ना, एक रियलिस्टिक रेंडर क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको उन चीज़ों को ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है? मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी एंड में, जो कि लूमियन के अंदर डिज़ाइन किया गया, बट रिजल्ट वॉज अमेजिंग। मैं आप लोगों को उसके एग्जाम्पल्स दिखाना चाहूँगी, ठीक है? तो लूमियन वाला जो रिकॉर्डेड वाले सेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वहाँ पे। तो वो जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो आपकी एक्सटीरियर मॉडलिंग में रहेंगी। जहाँ पर हम बात करते हैं इंटीरियर के अंदर, तो इंटीरियर में मॉडलिंग के जो टर्म होता है ना, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे मॉडलिंग 4 स्टेप्स में कंप्लीट हुई है। प्लान को इंपोर्ट किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया, डिटेलिंग को ऐड किया गया, एंड देन हमने साइट डिजाइनिंग की। लेकिन जहाँ पर आप इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ों को आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा? आपको वॉल्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको फ्लोर को डिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको स्टेयर्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसी के अंदर से देख के बता रही हूँ आपको, ठीक है? ये आपकी रहेगी बेसिक मॉडलिंग। यहाँ पर हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन थोड़ा सा टर्म बदल गया। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या था? सिंपल प्लान्स को ऐड कर देना,
प्लान के अकॉर्डिंग वॉल्स वगैरह को ऐड कर देना। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आ गया कि वॉल्स तो बनेंगी, लेकिन साथ में जहाँ जहाँ पे विंडो है वहाँ पे विंडो को क्रिएट किया गया, डोर को प्लेस किया गया, स्टेयर्स को बनाया गया, ये सारी चीज़ें। जहाँ पर आपको क्या करना था, डिटेलिंग ऐड करनी थी इस तरीके से मुमटी लेवल के अंदर, एक्सटीरियर वॉल्स के अंदर, ग्रूव्स के अंदर। यहाँ पे वो चीज़ में डिटेलिंग कहाँ से आएगी कि अपने ग्राउंड में जैसे टाइलिंग वगैरह आप कर रहे हो, तो टाइलिंग किस तरीके की टाइलिंग है, वुडन टाइलिंग है तो प्लैंक्स को बनाना, ठीक है, जो कि फ्लोर जनरेटर प्लगइन की हेल्प से हम लोग करेंगे। हम लोग सब चीज़ें खुद से नहीं करेंगे, हम लोग प्लगइन्स का एक्सटेंशंस का यूज़ करेंगे। तो फ्लोर जनरेटर प्लगइन की हेल्प से क्या करना, वुडन के प्लैंक्स बनाना, टाइल बनाना, मार्बल के लिए फ्लोर बनाना, ठीक है। इस तरीके जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो साइड एरिया होता है वॉल का, वो आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। आपको सीलिंग को डिज़ाइन करना है, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे जो आपकी ग्लास रेलिंग्स, विंडो, मुमटी, सारी चीज़ें कवर करी थी, यहाँ पर उसका जो टर्म था वो बदल गया। मतलब सेम है, जो हम नेम हम उसको दे रहे हैं वो चीज़ें सेम है, लेकिन करने का तरीका बदल गया। डिज़ाइनिंग के अंदर क्या हुआ, जहाँ पर आपने इस तरीके के कंपोनेंट प्लेस किया था, यहाँ पर हमें किस तरीके के कंपोनेंट प्लेस करने पड़ गए, टेबल, चेयर। यहाँ पे एक्सटीरियर मॉडलिंग में आप क्या प्लेस कर रहे हो, कार प्लेस कर रहे हो, आप प्लांट प्लेस कर रहे हो, ट्री प्लेस कर रहे हो, आसपास में हाउसेस को प्लेस कर रहे हो। यहाँ पे वो चीज़ किससे रिलेट कर गई, चेयर के साथ, टेबल के साथ, लैम्प के साथ, ठीक है, बेड के साथ। हो सकता है कोई कंप्यूटर आप प्लेस किया हुआ हो सकता है आपने पिलो को प्लेस किया, ये नहीं, ये जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सारी आपकी किस में होगी, डिज़ाइनिंग में। अभी यहाँ पे साइड डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे मॉडल डिज़ाइनिंग आ जाएगा। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हम बात करेंगे फर्नीचर मॉडलिंग, तो फर्नीचर मॉडलिंग में क्या होगा, मान लीजिए कि आपको इस तरीके की आप एक चेयर बनाना चाहते हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इस चेयर में तो हमारा मेन फोकस एक ऑब्जेक्ट पे ही है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग या फिर फर्नीचर मॉडलिंग। तो वहां पर क्या होगा कि एक फर्नीचर में कितना लेंथ है, ठीक है, कितना थिकनेस है, कहाँ पे कर्व आ रहा है, कहाँ पे आपकी स्मूथनेस आनी चाहिए, कहाँ पे बिल्कुल शार्प ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो एक ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के अंदर होगी। अभी जहाँ पर हम लोग मॉडलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मॉडलिंग के अंदर हम लोग कैसे मॉडलिंग करेंगे वो चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको वर्क करना है, तो आप कैसे वर्क करोगे मॉडलिंग के अंदर, कोई ना कोई आपको ऑप्शंस होना चाहिए, तभी तो आप वर्क कर पाओगे। अभी वो ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलते हैं, वो बहुत ही सिंपल से होते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रिमिटिव्स मिलेंगे, ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वहाँ पे 2D शेप्स मिलेंगे, तो आप उनके थ्रू वर्क कर सकते हो। डिटेल मॉडलिंग के लिए आप एडिटेबल पॉली, एडिटेबल स्प्लाइन, मैश, ठीक है, एडिटेबल पैच, इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफायर्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे टर्बो स्मूथ आप यूज़ कर सकते हो, आप सिमेट्री मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो, क्लॉथ मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो, आप ट्विस्ट मॉडिफायर, वेव मॉडिफायर, स्ट्रेच मॉडिफायर, शेल, पुश पुल आपके पास होता है, लेटिस आपके पास होता है, बेंड आपके पास होता है, बहुत सारे तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपको डोर विंडो को डिज़ाइन करने तो बहुत सारे तरीके के डोर की डिज़ाइन, बहुत सारे तरीके की विंडो के डिज़ाइन आपको मिलते हैं। रेलिंग बनाने के लिए डायरेक्ट ऑप्शंस आपके पास है। एक आपके पास एक मॉडिफायर आपके पास होता है, FFD मॉडिफायर, दैट इज फ्री फॉर्म डिफॉर्मर, आप उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हिरार्कीज के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं। फॉइलेज, दैट मीन्स प्लांट्स वगैरह के कुछ डिफॉल्ट ऑप्शन, कुछ डिफॉल्ट प्रिमिटिव्स आपके पास है जिसका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग एक साइट से हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे। स्टेयर्स आप ऐड कर सकते हो, यानी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एक्सटीरियर की, किसी भी इंटीरियर की मॉडलिंग को कंप्लीट करते हो। तो स्टार्टिंग की हमारी जो 15 to 20 क्लासेस होने वाली हैं, उन क्लासेस के अंदर हम लोग मॉडलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जब हम लोग मॉडलिंग की सभी चीज़ों के बारे में जान लेंगे कि कैसे आप एक बहुत ही बेहतर इंटीरियर एक्सटीरियर मॉडल क्रिएट कर सकते हो। अभी फर्नीचर मॉडलिंग पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रीज़न बीइंग हमारे पास
टाइम कम है, हमारे पास क्लाइंट्स ज़्यादा है, हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास काम ज़्यादा है, हमारे पास टाइम कम है और हमें रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, तो हम लोग प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करने वाले हैं, जो कि 100 GB की प्रीमियम लाइब्रेरी आप सभी के साथ शेयर की जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको ऐप के अंदर ही ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको जस्ट उस ऐप के थ्रू मैं आपको बता दूंगी कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे वहाँ से, जहाँ पे आपको प्री डिफाइंड एसेट्स मिलने वाले, तो डायरेक्टली उनका यूज़ करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। ये हमारा रहेगा फर्स्ट स्टेप मॉडलिंग के अंदर। जब हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, देन हम लोग यहाँ पर आएंगे लाइटिंग के केस में, ठीक है। आपने मॉडलिंग अपना कंप्लीट कर लिया, मॉडलिंग को कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइटिंग के बारे में, ओके। देन पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ही रहेगा लाइटिंग के लिए कि आप लाइटिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हो, कि लाइटिंग क्या है और आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे लाइटिंग को। आप में से कोई भी कौन बताना चाहेगा लाइटिंग के बारे में? जी मिस्टर हरिओम, आवाज आ रही है आपको? यस जी सर बताइए, आप लाइटिंग को कैसे समझा सकते हैं? मैम, लाइटिंग मतलब एक तो नेचुरल लाइटिंग होती है मैम, जिसे हम वास्तु के थ्रू मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम ला सकते हैं, और एक होता है हमारा प्रोफाइल लाइटिंग्स, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मतलब बिल्डिंग को और ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट स्कर्टिंग लाइटिंग आती है, प्रोफाइल लाइटिंग्स आती है, सीलिंग लाइटिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइटिंग होती है। मतलब लुक एलिवेशन देने के लिए अच्छा सा, मतलब आप एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं सर, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। इसके अलावा बताइए मिस्टर शशांक, बलराज, प्रणेश, प्रवीण, विरल, अजित, मृगंका, आप में से कोई लाइटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी अजित सर बताइए। सर मैम इसको बोल सकते हैं कि जैसे अपनी मॉडलिंग कंप्लीट होने के बाद श्रृंगार करते हैं ना, उस तरीके से। हाँ, जैसे अपना कंप्लीशन, जैसे अपना तैयार होने के बाद जो श्रृंगार होता है, उसको श्रृंगार की तरह एज अ लाइटिंग बोल सकते हैं हम इसको, जो कि हमारा इसको एनहांस करता है, हमारे मॉडलिंग को एनहांस करने के लिए, है ना? हाँ ओके ठीक है। इसके अलावा मिस्टर बलराज, आप कुछ बताना चाहेंगे लाइटिंग के बारे में? ओके, आई थिंक आप नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। शशांक, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए आप। शशांक, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी शशांक, आप लाइटिंग को कैसे एक्सप्लेन कर रही हैं? मैम आवाज? हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है, मुझे प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी। जी मैम, लाइटिंग जो रहती है जो रहती है वो दो तरीके की रहती है, जो कि है एक नेचुरल लाइट जो आपको सन थ्रू या जो अपना आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ जी अभी आ रही है। हेलो जी सर बताइए। जी आ रही है मैम आवाज? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी सर, जी मैम वही बोल रहा हूँ मैं कि जो लाइटिंग है एक आर्टिफिशियल लाइटिंग रहती है, और लाइटिंग जो है मैम जो है आर्टिफिशियल रहती है, और दूसरी जो है वो नेचुरल लाइट रहती है। नेचुरल लाइट जो है अपना एनवायरनमेंट के थ्रू सीधा ही आता है, और जो आर्टिफिशियल रहता है वो जो है मैन मेड, या मतलब कि आप जो लाइटिंग घर में यूज करते हैं उसके हिसाब से एनवायरनमेंट दिखता है। ठीक है, ओके चलिए देखिए, अभी इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बिल्कुल, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहूँगी। आपने ओवरव्यू आप दोनों ने कंप्लीट अच्छे से दे दिया है कि नेचुरल लाइटिंग है और सेकेंड हमारे पास एक्सटर्नल लाइटिंग है। तो अभी इसी चीज़ को थोड़ा सा और हम लोग डेप्थ में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको नेचुरल लाइटिंग पे वर्क करना है, जैसे आपको ये इमेज दिख रही है जो फर्स्ट इमेज हमारे पास है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लाइट का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लाइट का यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन नेचुरल लाइट में भी ना आप डिफरेंट तरीके के मूड्स ऐड कर सकते हो। जैसे
आप मान लीजिए कि क्योंकि पूरा डे होता है हमारे पास, तो आप मान लीजिए कि आपको बिल्कुल जो सनराइज का टाइम है आपको उसके थ्रू रेंडर करना है, तब वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो लाइट को, है ना। डे टाइम के अंदर रेंडर करना है तो उसके लिए अलग ऑप्शंस हमारे पास हैं। आफ्टरनून हो सकता है, आप गोल्डन आवर में रेंडर कर सकते हो। आप इवन जैसे सनसेट होता है हमारे पास, सनराइज होता है, वो दोनों गोल्डन आवर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आप नाइट में रेंडर कर सकते हो। यानी नेचुरल लाइटिंग के में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, आप बहुत सारे मूड्स, आप बहुत सारे टोन्स ऐड कर सकते हो, जो कि हर एक रेंडर पे अलग अलग इम्पैक्ट देंगे। लाइट का सबसे मेन जो एजेंडा है वो यही है कि आप एक जो मॉडल है ना उसको अलग अलग इम्पैक्ट दे सकते हो अलग अलग लाइटिंग के थ्रू, ठीक है। अभी यहाँ पे ये तो हुई एक चीज। दूसरा चीज नेचुरल लाइटिंग में मैं आपको एक और ऐड करना चाहूंगी, जो कि वेदर होगा। कि भी वेदर कैसा हो सकता है, वेदर क्लियर हो सकता है, वेदर आपका क्लाउडी हो सकता है, वेदर आपका स्ट्रोमी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स, डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट स्नो हो सकता है, रेन टाइम का हो सकता है आपका वेदर जो है, ठीक है। एक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो समर सीजन होता है ना उस तरीके का है, ऑटम है। तो बहुत सारे तरीके के वेदर्स है, बहुत सारे तरीके का, बहुत सारा टाइम हमारे पास है, बहुत सारे तरीके के मूड्स हैं। तो उन सभी को जब आप मिक्स कर देते हो और किसी ना किसी एक पॉइंट पे आप पहुंचते हो, वो जो आप क्रिएट करते हो ना वो एक बेस्ट आपके पास होता है। मान लीजिए कि आप एक क्लाउडी टाइप का वेदर क्रिएट करना चाहते हो, तो उस टाइम में क्या होना चाहिए, आपका हल्का हल्का जो आपका रोड है, जो एस्फाल्ट हमारे पास होता है, वहाँ पे आपको हल्का हल्का बारिश का बूंदे दिखनी चाहिए, ठीक है। आपको जो रोड है ना वो वेट होना चाहिए, तब आपको एक क्लाउडी वेदर क्रिएट होगा। आपका सन नहीं प्लेस होना चाहिए, आपका जो स्काई है उसमें प्रॉपर क्लाउड्स होने चाहिए, तब एक इम्पैक्ट मिलेगा। अगर आपको एक क्लियर रेंडर चाहिए तो आपको सन का जो टाइमिंग है वो आपको कितना टाइम का रखना पड़ेगा, लेट्स सपोज कि 10 to 11 AM, देखिए आपका एग्जैक्ट सनलाइट आपके मॉडल पे आ रहा है। जो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है ये आई थिंक 8 to 9 o'clock के मिड का है, 9 o'clock भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 8 to 7 to 8 के बीच का है, ठीक है। या फिर इवनिंग में आप बोल सकते हो 4 to 5 के समथिंग का, ऐसे जहाँ तक दिखने में लग रहा है वो डे टाइम का ही है। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना ये हमारी नेचुरल लाइटिंग के अंदर होगी, जिसे हम क्रिएट करेंगे 3 तरीके की हेल्प से, एनवायरनमेंट, सनलाइट एंड डोम लाइट, ठीक है। जहाँ पे हम लोग दूसरी लाइटिंग पे शिफ्ट करते हैं जो कि हमारी होती है यहाँ पे एक्सटर्नल लाइट्स, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोफाइल लाइट। वहाँ पे वैसे तो बहुत से तरीके की लाइट है, क्योंकि 3ds मैक्स की भी डिफ़ॉल्ट लाइट्स होती हैं, जैसे टारगेट है, फ्री लाइट है, स्पॉट लाइट है, ओमनी लाइट है, डायरेक्ट है, स्काई लाइट, एमआर एरिया ओमनी, एमआर स्पॉट, बहुत सारे तरीके की लाइट है। ये एक कैटेगरी है। दूसरा फिर हेलोजन है, लैम्प है, बल्ब है, स्ट्रीट है, स्टेडियम है। हेलोजन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, 30 वोट का रखना है, 40 वोट का रखना है, 50 वोट का रखना है, ठीक है। फिर ऐसे स्पॉट में अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे, यानी बहुत सारे तरीके की लाइट्स आपको 3ds मैक्स डिफॉल्ट दे रहे हैं। जहाँ पे हम लोग डील करेंगे लाइट्स के बारे में, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वीरे लाइट के बारे में, क्योंकि वीरे प्लगइन के बारे में डिस्कस करने वाले तो उसी की लाइटिंग का यूज़ करेंगे। तो रेक्टेंगल लाइट, स्पॉट लाइट, IES, स्पीयर और डिस्क, 5 डिफरेंट तरीके की लाइट्स आपको वीरे प्रोवाइड करता है। और साथ ही में मैश एंड वीरे इल्यूमिनेशन, जो वीरे लाइट का मटेरियल है, इनका भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो जितनी भी लाइट्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हो, ये सारी रेक्टेंगल लाइट है। इस इमेज में रेक्टेंगल लाइट है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइट्स यूज़ की गई हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर, ये बेसिकली IES लाइट्स होती है, तो प्रोफाइल्स होती हैं अलग अलग। तो क्या है, कैसे, वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको दिख रही है, ये बेसिकली मैश लाइट्स हैं। अंदर के अंदर इंटीरियर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइट्स यूज़ की गई है। यहाँ पे कोव लाइट है, ठीक है। तो जितनी भी लाइट्स होती है ना, तो वो सारी चीज़ें उसके बारे में हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे कि लाइटिंग वाइटिंग का क्या सीन है, वहाँ पे कैसे यूज़ करना है। तो बहुत सारे तरीके की लाइट्स होगी, कैसे क्रिएट करना है वो आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब आप मॉडलिंग एंड लाइटिंग को ख़त्म कर देते हो, देन हम हमारे थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको इन सारी इमेजेस में भी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। मैं आई थिंक सबने गेस भी कर लिया होगा, क्योंकि लाइटिंग हो गया लाइटिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, इवन मैंने खुद ही बोल दिया मटेरियल, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा दैट विल बी मटेरियल। तो एक रियलिस्टिक PBR मटेरियल को कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, दैट विल बी आवर थर्ड स्टेप। अभी मैंने एक टर्म को ऐड किया, जब भी मैंने मटेरियल के बारे में डिस्कस किया, देन मैंने यहाँ पे एक टर्म ऐड करी PBR।
एनीवन ऑफ यू, आपको पता है कि पीबीआर मटेरियल, पीबीआर का मीनिंग क्या है? पीबीआर मैंने क्यों टर्म ऐड किया पीबीआर? आप में से किसी जानते हैं, आप में से कोई भी, कि पीबीआर का क्या मतलब होता है? पीबीआर आई थिंक काफी सुना सुना नाम होगा आप सभी के लिए। नहीं पता है? चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए इसको हम रिलेट करते एक छोटे से एग्जांपल के साथ कि आपके पास एक सिंपल कलर है, ठीक है, लेकिन अभी वो कलर अगर आप वॉल पे अप्लाई करते हो तो एक तो कलर आपके बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है उस चीज़ के अंदर, एक आपने कलर वॉल पे अप्लाई कर दिया, तो वॉल पे कलर को अप्लाई करने के बाद जो इम्पैक्ट आता है, टेक्सचर आता है, थोड़े थोड़े आपको छोटे छोटे टेक्सचर्स दिखते हैं, है ना, तो वो सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब एक रियलिस्टिक मटेरियल को क्रिएट करने के लिए पीबीआर का मीनिंग होता है फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग। फिजिकल मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग, ऐसा रेंडरिंग करना, ऐसे मटेरियल्स का रेंडर करना जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका फिजिकल पीबीआर मटेरियल होते हैं, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल होते हैं। अभी 3ds मैक्स जो है ये आपको मटेरियल को डिस्कस करने के लिए, मटेरियल पे डील करने के लिए दो तरीके के स्लोट्स प्रोवाइड करने वाला है। फर्स्ट वन विल बी स्लेट एंड सेकेंड वन विल बी कंपोजिट। अभी देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों एक ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेथड्स अलग अलग हो गए। पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपके पास ओनली स्लेट मटेरियल एडिटर था और अभी के टाइम पे कंपोजिट आ गया। बहुत से लोगों के लिए कंपोजिट पे वर्क करना इजी होता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भाई सीधे सीधे फीचर्स मिले हुए हैं, यूज़ करो, डिफ्यूज यूज़ करना है, बम्प यूज़ करना है, फटाफट यूज़ करो, इसको ख़त्म करो। लेकिन अगर आप एक डिटेल मटेरियल बनाना चाहते हो ना, तो आपको स्लेट को यूज़ करना है। हम लोग भी स्लेट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि स्लेट के ऊपर कैसे आप वर्क करते हो, मतलब ट्री मेथड हम लोग उसको बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को शो भी करा दूंगी कल वाली क्लास के अंदर कि भाई क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं उस चीज़ पे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए कि हम लोग जिस मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द सेशंस, हम लोग बात करेंगे स्लेट मटेरियल के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे मटेरियल्स जो होंगे वो आपकी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे। वैसे तो मैंने अभी आपको 2 बताया, बट वो क्रिएशन के टाइप थे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल्स को। तो मटेरियल्स आपको 3 तरीके के मिलेंगे। एक आपके वीरे के मटेरियल होंगे, एक आपके जनरल कैटेगरीज होंगी जो आपको 3ds मैक्स देता है, और सेकंड आपका होगा यहाँ पे स्कैन लाइन। तो जनरल और स्कैन लाइन 3ds मैक्स से डिफॉल्ट है और वीरे के हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे पता है आपको 2 चीजें होती हैं, एक होता है मटेरियल, एक होता है मैप। मटेरियल और मैप, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी इस चीज के बारे में। आपने कोई केक बनाया है, तो केक एट द एंड जो प्रोडक्ट मिला है, जो केक मिला है, तो क्या केक आपको डायरेक्ट मिल गया या फिर उस केक को बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ा। आपने फ्लोर, जो फ्लोर आई थिंक मैदा फ्लोर ही होती है ना, आपने उसका यूज़ किया, आपने उसमें बेकिंग पाउडर डाला, आपने उसमें बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा सा आपने शुगर डाला। आपको चॉकलेट केक पसंद है, आपने उसमें चॉकलेट्स भी डाले। आपको कुकीज़ पसंद है, आपने उसमें कुकीज़ डाल दिए, चिप्स डाल दिए, काफ़ी सारे छोटे छोटे चिप्स हमारे पास होते हैं, स्प्रिंगल्स आपने डाल दिए, यानी काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी। फिर आपने उसको बेक किया, फिर आपने उस पर क्रीम लगाई, फिर आपने उसको डेकोरेट किया। मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने बहुत सारे स्टेप्स को ऐड किया, बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया, ठीक है। तो वो फीचर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली मैप होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है ना जिनसे मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बना है, दैट इज मैप, जिसको हमने यूज किया है, जिनको इंग्रेडिएंट्स को हमने यूज किया वो आपके मैप है, और जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो आपका मटेरियल है, ठीक है। तो एक मटेरियल को बनाने के लिए मान लीजिए कि आप एक वुड को बना रहे हो, वुड आपके पास होती है, लकड़ी आपके पास होती है, तो लकड़ी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है। आपको यहाँ पे डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स दिख रहे हैं। इस मटेरियल का जो इस मटेरियल जिस तरीके से रिलेट करे, जिस तरीके से दिख रहा है, वो मटेरियल कम्प्लीटली डिफरेंट है वॉल के मटेरियल से। वॉल का मटेरियल कम्प्लीटली डिफरेंट है इस पर्टिकुलर मटेरियल से, ये मटेरियल कम्प्लीटली डिफरेंट है इस वुड से, वुड कम्प्लीटली डिफरेंट है फैब्रिक से। ये सारी चीजें हमें उन्हीं मटेरियल्स के थ्रू बनानी है, लेकिन बनानी कैसे है, कहीं ना कहीं भी तो डिफरेंस आ रहा है ना। जितना रिफ्लेक्शंस जो आपको ये वुड दे रहा है, क्या सेम रिफ्लेक्शंस आपको ये कारपेट दे रहे हैं? जितना स्मूथ, जितना सॉफ्ट ये कारपेट है, क्या उतना ही सॉफ्ट ये वॉल है? जितनी बम्पनेस इस वॉल के अंदर है, क्या उतनी ही बम्पनेस इस फैब्रिक में है? जितना शीन या फिर जितना कोट इस फैब्रिक के अंदर है, क्या उतना ही फैब्रिक आपकी टीवी स्क्रीन में है? नहीं।
हर एक मटेरियल की फीचर्स, हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब आपको एक मटेरियल को क्रिएट करना पड़ेगा तो आपको डिफरेंट मैप्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अभी मैप्स कौन कौन से होंगे? वेरे बिट मैप आपके पास होगा, बम्प आपके पास होगा, नॉर्मल आपके पास होगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास होगा, कोट आपके पास होगा, शीन आपके पास होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ग्लोसीनेस होगा, IUR होगा, मेटलनेस होगी, बहुत सारे। तो मैंने आपको कुछ ही बताए हैं। एक्चुअली जब आप इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे तो आपको बहुत सारे मैप्स मिलने वाले हैं। ये मैप वो है जो आपको एक में मिलेंगे। इसके अलावा कलर टू बम्प, इसके अलावा कॉम्प टेक्सचर, इसके अलावा कर्वेचर, इसके अलावा डर्ट, डिस्टेंस टेक्सचर, एज टेक्सचर, ठीक है, नॉर्मल मैप आपका, यहाँ पे वीरे स्काई, मल्टी सब टेक्सचर, बिट मैप, डंट, फॉल ऑफ, ग्रेडियंट, मिक्स, मल्टी टाइल, नॉइज चेकर, उन न जाने क्या क्या, मतलब इतने सारे मटेरियल। और ये सारे मटेरियल्स के जो मैप है, एक्चुअली में जितने भी मैप है, इन सारे मैप को यूज करके आपको एक रियलिस्टिक मटेरियल मिलता है। तो जितनी भी चीज़ आपको दिख रही है ना फैब्रिक के अंदर, फैब्रिक वाली फील आ रही है, वो किस वजह से आई? क्योंकि हमने इसमें शीन को ऐड किया, क्योंकि हमने इसमें फॉल ऑफ को ऐड किया, क्योंकि हमने इसमें ग्रेडियंट को ऐड किया। जो आपको यहाँ पे एक डेप्थ मिल रही है, ये वो थोड़ा सा डाउन साइड है, ये वो थोड़ा सा अप साइड है। ये क्यों मिला? क्योंकि इसमें बम्पनेस ऐड थी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एक हल्का सा रफनेस मिल रही है, एक बिल्कुल क्लियर ग्लॉसीनेस फिनिशिंग नहीं आ रही। रीजन बीइंग इसमें ग्लॉसीनेस की वैल्यू को कम किया गया, रफनेस की वैल्यू को बढ़ाया गया है। यहाँ पे लेट्स सपोज एक लाइट का मटेरियल है, तो लाइट में कैसे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इसमें एमिसिव प्रॉपर्टी को ऐड किया गया। आप समझ रहे हो, एक मटेरियल आपको डायरेक्ट नहीं मिलता। एक मटेरियल को बनाने के लिए आपको डिफरेंट मैप्स पे वर्क करना पड़ता है। तो वो जितने भी मैप्स होते हैं ना, वो सारे मैप के बारे में डिस्कस करना है हमें, और उन सारे मैप के थ्रू कैसे आप एक रियलिस्टिक मटेरियल को क्रिएट करोगे, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सारी चीज़ें, हाँ जी मैम, ये जो टॉवेल, पिलोज वगैरह जो बने हैं, ये सब 3ds मैक्स के ही है? नहीं सर, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जितने आपको हाई क्वालिटी मिल रहे हैं, ये सारे आप 3ds मैक्स में डायरेक्टली नहीं बना सकते हो। आपके पास जी ब्रश होता है, और एक आपके पास एक और सॉफ्टवेयर होता है मार्वेलस डिज़ाइनर। मार्वेलस डिज़ाइनर का यूज़ हम लोग करते हैं फैब्रिक क्रिएट करने के लिए, जो कि पूरा सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड है फैब्रिक्स वगैरह के लिए, ठीक है। और जी ब्रश के अंदर हम लोग डिटेलिंग्स को ऐड करते हैं। तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये डायरेक्ट एलिमेंट्स है, मतलब जो ये हम लोग डायरेक्ट ही यूज करेंगे। जो मैंने आपको बताया ना कि आपको 100 GB की प्रीमियम लाइब्रेरी शेयर होगी, वो उसी के अंदर आपको मिलेंगी सारी चीजें। यस। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए ना, सीधा सीधा कि आपको एक एलिवेशन डिजाइन करना है, तो डायरेक्ट एलिवेशन नहीं बनाओगे आप, ऑटोकैड के अंदर प्लानिंग करके आओगे, फिर आप 3ds मैक्स में करोगे। हाँ जी सर बताइए। जो हम एम्ब्रॉयडरी सेक्शन में यूज करते हैं, जैसे हम चादर का डिजाइन करते हैं या हम मैट का डिजाइन करते हैं एम्ब्रॉयडरी सेक्शन में, हाँ जी, तो वो 3D मैक्स के द्वारा किया जाता है या कोई दूसरा वर्जन होता है, कोई या सॉफ्टवेयर होता है कोई जो टेक्सटाइल कंपनी में यूज करते हैं? जी आप एक फिर से रिपीट कर सकते हो, क्या कहना चाह रहे हो? जो टेक्सटाइल कंपनियां जो होती हैं जी, हाँ जी, उसमें जो मैट बनाते हैं, उसका डिजाइन करते हैं, ऊपर चादर बनाते हैं बेड की, उसके ऊपर डिजाइन करते हैं, वो हाँ 3D मैक्स के द्वारा किया जाता है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होता है? जी देखो सर, ऐसा होता है कि मटेरियल्स तो आप इजीली बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे होता है क्या है कि ना थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है कि फैब्रिक अगर आपको बनाना है ना, तो आप बनाओगे तो यहीं से ही मैक्स के अंदर ही बनाओगे, लेकिन आप उसको इंपोर्ट करोगे मार्वेलस डिज़ाइनर में, ताकि आप उसमें थोड़ा और डिटेलिंग ऐड कर सको, साइड्स के अंदर ऐड करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता है जैसे एक मिनोटी करके एक ब्रांड है, उसके डिफरेंट तरीके की आर्म चेयर्स वगैरह और काफ़ी सारी आपको छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स आपको वहाँ से मिल जाते हैं। हमारे पास एक वेबसाइट होती है 3dsky.org, आप वहाँ पे जाइए, डायरेक्टली सर्च कीजिए मिनोटी आर्म चेयर, आपको उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। वो तो डायरेक्टली कंपनी भी प्रोवाइड करती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जैसा ही है जी। हाँ जी, तो लेकिन मेनली ये है कि हम लोगों का मेन फोकस एक्सटीरियर और इंटीरियर पे होगा, तो हम लोग फर्नीचर पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग ये सीखेंगे कि भाई बनाए कैसे, एक रियलिस्टिक इमेज को बनाना कैसे, हम लोग उस पर फोकस करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्टली मॉडल्स को पिक करेंगे वहाँ पे। मैं आपको तरीका समझा दूंगी कि कैसे वर्क करना है, फिर अगर आप लोग वर्क करना चाहते हो उस चीज़ पे तो आप लोग आगे फर्दर मूव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारा मेन फोकस उसी पे रहेगा।
आप समझ रहे हो उस चीज़ के लिए? यस सर। हाँ जी बिल्कुल। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपके मटेरियल के टॉपिक के अंदर रहेंगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ वेबसाइट्स ही बताऊँगी जहाँ से आप उन मटेरियल्स को डाउनलोड करोगे। एक पीबीआई मटेरियल को बनाने के लिए कुछ न किसी मैप का ज़रूरत होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो वो सारे मैं आपको कहाँ से डाउनलोड करोगे, वो सारी चीज़ें हम लोग मटेरियल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग 4th स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, रेंडरिंग की तरफ। अभी रेंडरिंग क्या होगी? एक इमेज को बनाना। अभी तक हम जितना वर्क कर रहे थे वो हम लोग एक सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे थे। जहाँ पे हम लोग जाते हैं नंबर 4th स्टेप की तरफ, जो कि एक्चुअली हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी सेटिंग पे वर्क करना है। अभी वीरे के अंदर जब आप रेंडर सेटिंग पे वर्क करते हो तो आपको 5 डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर वर्क करना होता है, 5 डिफरेंट टैब्स के ऊपर वर्क करना होता है। एक आपका कॉमन टैब रहेगा, एक आपका वीरे टैब रहेगा, एक ग्लोबल इल्यूमिनेशन रहेगा, एक आपका सेटिंग्स का टैब रहेगा, एक आपका रेंडर एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, कॉमन टैब के अंदर आउटपुट रेजोल्यूशन क्या रखना है, फ्रेम आप कैसे कैसे सेलेक्ट करोगे, एडवांस लाइटिंग फीचर्स क्या होने चाहिए, ठीक है, किस रेंडर इंजन में वर्क करना है, वो सारी चीज़ हमारी कॉमन टैब में डिस्कस करेंगे। अभी आउटपुट रेजोल्यूशन का मतलब कितने बाई कितने का साइज आप रखना चाहते हो, आप पोर्ट्रेट मोड में आपको रेंडर करना है, आपको लैंडस्केप में करना है, पेपर साइज क्या होना चाहिए बेसिकली, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेम सिलेक्शन, क्योंकि एनिमेशन के लिए भी यूज़ किया जाएगा ये वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा, तो इसमें हमारे पास एक फ्रेम होती है। फ्रेम का मतलब ये एक वीडियो है, तो उस वीडियो को कोई ना कोई लेंथ होता है कि वो 10 सेकंड का वीडियो है, 15 सेकंड का वीडियो है। ठीक है, तो वो जो सेकंड्स होते हैं वो बेसिकली फ्रेम होते हैं। तो भाई कौन कौन से फ्रेम पे रेंडर करना है, एनिमेशंस बना रहे हो, एनिमेशंस के अंदर से पिक्चर्स निकालनी है, तो वो फ्रेम सिलेक्शंस के अंदर होगा। एडवांस कुछ लाइटिंग फीचर्स रहेंगे और इसके अलावा रेंडर। ठीक है, रेंडर का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्कैनलाइन, आर्ट, आईरे, वीरे, करोना काफ़ी सारे होते हैं, तो उसमें से किस पे आप वर्क करना चाहते हो, ये जितनी भी चीज़ें रहेंगी ये हमारी रेंडर सेटिंग के अंदर रहेंगी। इसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे वर्क करेंगे जो कि वीरे आपका रहेगा, जहाँ पे फ्रेम बफर के बारे में डिस्कस करेंगे, वीएफबी क्या आपका होता है, कैमरा क्या होता है, कैमरा में कौन कौन से ऑप्शंस को आपको टिक करना है कि आप डायरेक्टली ज़्यादा फीचर्स पे वर्क ना करो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिले। ठीक है, एनवायरनमेंट पे कैसे वर्क करना है, ग्लोबल स्विचेस क्या होते हैं, और कलर मैपिंग। जैसे कलर मैपिंग अलग अलग तरीके की होती है, रेन फोर्स होती है आपकी, रेन हार्ड होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, तो काफ़ी सारी तरीके की कलर मैपिंग है। उसके बारे में जितना भी आपको डिस्कस करना रहेगा, जितना भी वर्क हम करेंगे, वो बेसिकली वीरे टैब में रहेगा। फिर थर्ड हम बात करेंगे ग्लोबल इल्यूमिनेशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसका मैं थोड़ा सा ना आप लोगों से आइडिया लेना चाहूँगी। अच्छा, आप लोग अब मुझे बता सकते हो ग्लोबल इल्यूमिनेशन के बारे में कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्या होती है? थोड़ा सा आप मुझे डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आपको समझा देती हूँ। हेलो जी सर, बताइए। हाँ, सो बेसिकली जब भी लाइट जो होती है वो जो बाउंस होती है, इनडायरेक्ट लाइटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, जी काइंड ऑफ, जी तो हम लोग उसको ग्लोबल इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। जैसे लाइट बाउंस होती है तो नीचे अगर जैसे फ्लोर का रेड कलर का मटेरियल, तो वो जो रेड कलर होता है वो ऑब्जेक्ट से भी थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, तो वो ग्लोबल इल्यूमिनेशन हम लोग कह सकते हैं, काइंड ऑफ इनडायरेक्ट। परफेक्ट सर, परफेक्ट, बिल्कुल सही है आपका आंसर। अभी इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जांपल के साथ। बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया। जैसे देखो फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है, अभी यहाँ पे जो एरिया है ना, ये जो एरिया है यहाँ पे लाइट का कोई भी सोर्स नहीं है, स्टिल आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे कोई ना कोई आई थिंक शेल्फ है, यहाँ पे कोई ना कोई वॉल है। ठीक है, यहाँ पे लाइट कैसे पहुंची? ये लाइट जो आपके यहाँ पे बाउंस करके गई है, ये आपकी गई है सीधा सीधा ग्लोबल इल्यूमिनेशन फैक्टर की वजह से। ठीक है, कि लाइट आपकी नेचुरल रिसोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे था, लाइट आपकी यहाँ पे आई। इवन अभी यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो कि लाइट अगर आपकी विंडो से ऐसे आ रही है तो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, लाइट आपने एक्सटर्नली यहाँ पर प्लेस करी, लेकिन जहाँ पे विंडो थी, विंडो से लाइट आई है, अभी लाइट ओनली बॉटम में आनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन लाइट आपकी सीलिंग पर भी रिफ्लेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि जो लाइट आपकी होती है वो कंटिन्यूस ट्रेवल करती है। जब आपको पूरा पोर्शन क्या होता है परफेक्टली आपको दिखता है कि भाई ठीक है प्रॉपर लाइटिंग है, तो वो बेसिकली ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे वर्क हम लोग करते हैं। अभी ग्लोबल इल्यूमिनेशन में जब आप वर्क करते हो तो आपको दो टाइप के रेंडर इंजन पे वर्क करना होता है। एक आपका प्राइमरी इंजन होता है, एक आपका सेकेंडरी इंजन होता है। प्राइमरी इंजन का मीनिंग ये है कि लाइट आपकी कहीं ना कहीं से आई,
फर्स्ट टाइम आने के बाद वो किसी न किसी पॉइंट से टकरा कर कहीं गई है, तो जो फर्स्ट बाउंस होगा ना, लाइट का आना एंड टकराना, लाइट का आना एंड टकराना, बाउंस करना, वो प्राइमरी इंजन डिफाइन करता है। लेकिन इसके बाद सीलिंग से कहाँ जा रही है, उसके बाद कहाँ जा रही है, उसके बाद कहाँ जा रही है, उसके बाद कहाँ जा रही है, फर्स्ट बाउंस कौन कंडक्ट करता है, किसके अंडर होता है, प्राइमरी इंजन के अंडर, और उसके बाद जितने भी बाउंस होते हैं वो बेसिकली सेकेंडरी इंजन में होते हैं। धीरे 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 करके लाइट का इल्यूमिनेशन कम होता चला जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बाउंस करेगा लाइट का इल्यूमिनेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका जितना भी कंट्रोलिंग रहेगा वो आपका सेकेंडरी इंजन के अंदर रहेगा। तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे हम लोग वर्क करेंगे, और कुछ टैब्स आपको फिर 2 मिलते हैं पे सेटिंग्स के। सेटिंग में बेसिक चीज़ें हैं, उस पर हम लोगों को वर्क नहीं करना है, क्योंकि वही बताता है कि भाई किसका है किसका नहीं है, वो सारी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी, उसको हम लोग स्किप करेंगे। और लास्ट हमारा रेंडर एलिमेंट्स रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोशॉप अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। एक कुछ रेंडर एलिमेंट्स को ऐड कीजिए और मल्टीपल आपके रेंडर्स आप निकाल सकते हो एक इमेज के अंदर। ठीक है, तो वो जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो आपकी रेंडर इंजन के अंदर रहेंगी। तो ये जितना भी हमारा प्रोसेस रहेगा, ये हमारा कंप्लीट वर्क रहेगा किसी भी मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए, चाहे आपका एक्सटीरियर हो चाहे आपका इंटीरियर हो। और जब आप इन सारे स्टेप्स पे वर्क कर लोगे, देन हम लास्ट यहाँ पर आएंगे पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, जो कि अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक मिस्टर बलराज ने इस चीज़ का आंसर किया था। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मैं जस्ट एक आइडिया लगा रही हूँ, जिन्होंने बोला था कि श्रृंगार हम लोगों को करना होता है। ठीक है, तो जो ब्यूटी है ना हमारी, वो बेसिकली पोस्ट प्रोडक्शन है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक आपका इमेज ये है, एक आपका इमेज ये है। पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसा टर्म है, अगर आपको फोटोशॉप आता है ना, देन यू कैन मास्टर दैट फील्ड। क्योंकि एक सिंपल सा एलिवेशन बनाया और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आपने इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दी, इतने सारे इफेक्ट्स ऐड कर दिए कि आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल गया। ठीक है, तो वो जितनी भी चीज़ें होती है वो आपकी पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर होती है। तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग बिल्कुल डिटेल में जाने वाले हैं, बट अगर आप इसको सीख लेते हो फोटोशॉप को, देन आप किसी भी चीज़ को मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 5th और फाइनल स्टेप रहता है। इसको मैं एक छोटे से और एग्जांपल बताना चाहूँगी। जैसे लेट्स सपोज कि मैं मेरे ही एग्जांपल ले लेती हूँ कि मान लीजिए कि मैंने एक अपनी पिक्चर क्लिक करवाई है। ठीक है, अभी पिक्चर क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज मुझे इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली पोस्ट नहीं करती, मैं उसमें फिल्टर्स ऐड करती हूँ। अच्छा, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है ना, ये सभी करते हैं, ताकि आपकी इमेज और ज़्यादा सुंदर लगे। तो एक इमेज को और ज़्यादा सुंदर बनाना, और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना, और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना, ठीक है, और ज़्यादा कनेक्ट करवाना लोगों के साथ, वो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क होता है। तो वो जितनी भी चीज़ें होती है वो आपकी फोटोशॉप के अंदर होती है। लेकिन क्योंकि वीरे अपडेटेड वर्जन हम लोग यूज़ करेंगे, तो कुछ फीचर्स आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाते हैं, जिसका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका वो एनिमेशन है जो कि आप 3ds Max और लुमियन के साथ क्रिएट कर सकते हो बहुत ईजिली। तो मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँगी इस चीज़ की, और अगर आप लुमियन की कंप्लीट वीडियोस देखते हो तो आप लोग भी इसको ईजिली बना सकते हो। जो मैंने बनाया हुआ है मैं आपको उसका भी एक एग्जाम्पल दिखा दूँगी। अभी के लिए आप एक दफ़ा ये वाला देख लीजिए।
तो आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके का रिजल्ट्स आप बना पाओगे। ठीक है, मैम ये जो वॉक थ्रू में जो एनिमेशंस देख रहे थे मूवेबल, ये बाय डिफॉल्ट होता है लूमेन में या हाँ, हमें ये मिल create जाएगा आपको, ये बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। जस्ट कैरेक्टर पिक करना है और उसको अप्लाई कर देना बस, ये बाय डिफॉल्ट होता है। और साउंड अलग से डालना होता है ना? जो साउंड देखो पता है क्या होता है कि अगर आप साउंड एक साथ ऐड करते हो ना तो रेंडरिंग टाइम बढ़ जाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिल्मोरा या फिर जो प्रीमियर पूरा एप्लीकेशन हमारे पास होती है, तो नॉर्मली जो वीडियो एडिटिंग के हम लोग ऐप नहीं यूज करते, आप उसके थ्रू Yes, साउंड्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मैम पीटीएस के यूट्यूब चैनल पे जैसे डले हुए वॉक थ्रूज प्लानिंग हाँ, डिजाइनिंग के, वो तो सारे अलग से मतलब बनाया वो है अलग हुआ से ही है। बनाते हैं सर, क्योंकि रीजन ये हो जाता है ना कि अगर हम लोग साउंड को ऐड करके रेंडर करें, क्योंकि मिलना में वही रिजल्ट है, चाहे मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू करूं या फिर मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू करूं, मुझे रिजल्ट वही मिल रहा है। एक टाइम पे मुझे 15 मिनट खर्च करने पड़ रहे हैं, एक जगह पे मुझे 1.5 घंटा करना पड़ रहा है, तो मैं Yes, डेफिनेटली 15 मिनट वाला यूज करूंगी, ओके, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, रिजल्ट दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट दीजिए जरा मुझे, यस मैम। जस्ट अ सेकेंड। ये वाला देखिए, ये जो भी मैंने आपको दिखाने वाली हूँ, इसके लिए पूरा यूट्यूब पे Yes. वीडियो भी अपलोड है। ये वाला देखिए जरा। तो ये जो रिजल्ट है, ये वैसे तो स्केचअप में बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन रेंडर इसको पूरा लुमेन में किया हुआ है, तो मॉडलिंग तो आप इजीली कर पाओगे। ऐसे ही मैं आपको एक इंटीरियर का एग्जांपल भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा स्किप ये कर जो देती हूँ। साउंड से नेचुरल साउंड ये हमें मिल जाता है? ये साउंड ये के लिए download कर वेबसाइट्स, हाँ ये साउंड के लिए ना वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ट्यून टैंक है, एक मिक्स किट है, यूट्यूब का भी ऑडियो लाइब्रेरी है, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। वो तो 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, आप कभी भी पूछोगे ड्यूरिंग द सेशन, आपको समझा दूंगी कैसे लेके आना है वहां से। ओके, ठीक है, हाँ एक बार ये वाला देख लीजिए जरा। आगे एक्चुअली मेरा इंट्रो है तो उसको स्किप करते हैं, ठीक है। तो आई होप Yes. आपको आइडिया तो मिल गया होगा, है ना। तो ये जितना Yes. भी खत्म समझाया, मैडम जी। हाँ सर, ये लूमियन के अंदर बनाया हुआ है सर, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें Yes. रहेंगी ये हम ड्यूरिंग द सेशन सीखेंगे। लूमियन के आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले ट्रेनिंग के अंदर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज आप अपने माइक अनम्यूट कीजिए, जो भी आपके डाउट्स आप क्लियरली पूछ सकते हो। मैम मुझे ये 3ds Max और वीरे इंस्टॉल करना था, तो हाँ, कैसे करूँ? मुझे इसका आइडिया नहीं है मैम। इसके लिए सर आप एक काम कीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जो वेबसाइट है ना हमारी, यहाँ पे आप डालेंगे learn.ptscadexport.com, ये आप टाइप कीजिएगा तो ये आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अपने नंबर वगैरह से इसको लॉगिन कर लेना। यहाँ पर आप स्टोर के ऑप्शन Yes, पे ma'am. जाओगे, ठीक है। स्टोर के Yes, ऑप्शन पे ma'am. जाना, ये 3ds Max का जो कोर्स है उस पर क्लिक कर देना। कंटेंट के अंदर आप जाओगे, मैं दोनों चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। जो लाइव बैच Yes, वाला है, yes. यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आप, आई थिंक इसी में मिल जाएगा आपको। एक सेकंड दीजिए ज़रा, यहाँ पे नहीं है, जस्ट अ सेकंड।
ये देखो, एक तो ये है 3ds Max इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन, ये वीरे के लिए, कोरोना के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के इंस्टॉल कर सकते हो। वीरे के लिए मैं एक और अपडेट करवा दूंगी, न्यू वीडियो, जिसमें हम लोग वीरे वर्जन यूज करने वाले हैं उसको आप यूज कर लोगे। 3ds Max का इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका वो मतलब लिंक कहाँ से मिलेगा 3ds Max के लिए? हाँ, उसके 3ds Max डाउनलोड करने के लिए? हाँ, उसके लिए काम कीजिए। वैसे तो आपको आई थिंक जो मेल रिसीव हुआ होगा PTS चैट एक्सपर्ट टीम की तरफ से, उसमें आपको मिल गया होगा। अदरवाइज आप एक काम करना, यहाँ पे जाना गूगल पे getintoPC.com सर्च करना। ये बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जाइएगा और जो जैसे आपको 3ds Max सर्च करना है, यहाँ पे जाइए 3ds Max सर्च की, जो भी वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 2021 करना है, तो ये सर्च कीजिए, तरह एंटर कर दीजिए यहाँ पे, तो वहाँ पे वो आपको शो करा देता है। वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन वीडियो कौन सा बेस्ट रहेगा? दोनों यूज कर सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये पूरा लुमियन का एडवांस कोर्स है। यहाँ पे आपको लुमियन की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, स्टार्टिंग टू एंड तक सब कुछ है यहाँ पे। ये सारा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जितना भी फाइल यूज किया गया है यहाँ पे, इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए जरा मुझे। ओके, उसी नंबर पे मैम 888 वाले आते हैं जो? नहीं 888 वाले पे नहीं, जिस पे अभी मैं आपको एक और लिंक शेयर कर दूंगी, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा, वहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा उसे, ठीक है। ये देखो, ये वाला एक वो वाला फाइल है आपके पास, 3ds Max 100 GB प्रीमियम डाटा। इस पे क्लिक करना, ये फोल्डर है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक आपको लिंक मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। इस लिंक पे जाना, इस लिंक को डायरेक्टली कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से गूगल पे जाइए, URL पे पेस्ट करके एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो ड्राइव के ऊपर सारी चीजें अपलोड है, 1 बाय 1 करके डाउनलोड कर सकती है। तो बुक शेल्फ है, कमर्शियल है, ठीक है, ये सारा चीजें यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पे। ये कर लेंगे आप किस फाइल पैटर्न में आएगा मैम? ये PDF यहाँ पे 3ds Max के उसमें आएगा? हाँ, 3ds Max के अंदर ही है, यहाँ पे ये है मटेरियल जो मटेरियल हम अप्लाई करेंगे मॉडल में, वही वाला है ना? ये मटेरियल नहीं है सर, ये कंपोनेंट्स है, जैसे बेड, चेयर, टेबल, ये यहाँ पे कंपोनेंट और टिकट फाइल ऐसा है। तो इसमें यहाँ पे है 3ds Max 100 GB डाटा प्रीमियम, इस पे क्लिक करोगे ये वाली फाइल मिल जाएगी। इस फाइल से ये लिंक कॉपी करके बस पेस्ट करना है आपको। मैम जैसे अप्लाई करना है ये जो मटेरियल जो आप दे रहे हो, तो ये अप्लाई हो जाएगा ना? मतलब ऐसे क्या कह रहे हो सर आप? जैसे मॉडल बनाया, जैसे कुछ मॉडल बनाया, उसमें अप्लाई करना है मटेरियल, तो ये जो लाइब्रेरी आप बता रहे हैं 5 GB की, यही काम में आ जाएगी? यहाँ से तो सर आपको मॉडल मिल जाएंगे। अगर आपको मटेरियल में कोई भी चेंजमेंट करना है ना, तो जो वेबसाइट्स वगैरह मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो जो मॉडल है उसका सारा फाइल वगैरह आपको वहीं पे मिलेगा, मटेरियल जो भी यूज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो डाउनलोड अगर आप एक्सटर्नली दूसरे चेंज करना चाहते हो, जो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगी वहां से आप डाउनलोड करके कर सकते हो चेंज। यस मैम, ठीक है। हाँ जी मैम, व्हाट्सएप की लिंक दे दीजिएगा। हाँ श्योर सर, क्लास की बने भेज देती हूँ आप सभी को। जी हेलो जी सर, बताइए। हाँ, अभी मैं खाली ये पूछ रहा था कि बेसिकली हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों कवर करेंगे ना कोर्स में? हाँ जी सर, दोनों चीजें। ओके सर। मैम डेली टाइम सेम टाइम रहेगा? टाइम सेम रहेगा सर, 7:30 to 8:30। जी मैडम जी सर मैं बताइए। एक बात बता रहा था ना, एक्चुअली मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जी। तो मेरे को जो दिक्कत आती है जरा सन में आती है जी। उसमें जो सन लगाता हूँ ना, जैसे सारा मैं डिजाइन कर लेता हूँ, टेक्सचर मटेरियल सब लगा देता हूँ, मिरर बना लेता हूँ। जब मैं रेंडर निकालता हूँ ना सन लगा के, तो उसकी ब्राइटनेस भी मैं कम ज्यादा करके देखता हूँ, तो नॉइज उसमें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं मैडम, जैसे मैं जूम करता हूँ। तो सर आप उसमें एक फैक्टर हमारे पास होता है नॉइज थ्रेशोल्ड, उस वैल्यू को कम कर दीजिए। नॉइज लिमिट को 0.001 कर दीजिए उसे। नॉइज लिमिट करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, 0.001 कर दीजिए। जितना छोटा वैल्यू होगा उतनी कम नॉइज होगी आपके पास। ओके जी। हाँ जी ठीक है मैडम जी। ओके सर।
इसके अलावा बताइए, आप इससे कोई कुछ पूछना चाहते हैं? मैम ये क्लासेस सब रिकॉर्डिंग रहेगी ना? जी सर, सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको ऐप पे, तो आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। मैम ये रिकॉर्डिंग कब तक डल जाती है, मतलब नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे डल जाती है, या तो अगर ज़्यादा ही डिले हो गया तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आज की क्लास अगर इन केस डिले हो जाते तो आपको परसों मिल जाएगी। और मैम डाउट सेशन वगैरह जो होते हैं वो वीकली होता है? डाउट सेशन आपके जैसे डेली बिहाव पे ही होते हैं। स्टार्टिंग के जो 10 से 15 मिनट आपके रहते हैं, फिर एंडिंग के 10 से 15 मिनट रहते हैं, वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो डेली बेसिस पे। ओके हाँ जी मैम, लिंक मेल पे ही करोगे आप? लिंक मेल पे ही करेंगे। अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है, तो मेल पे भी आपको मिलेगी, व्हाट्सएप पे भी आपको मिलेगी। ओके जी सर। ठीक है, सो आई थिंक इनफ है आज के लिए। जी सर बताइए प्लीज। थैंक यू मैम। ओके सर, मोस्ट वेलकम। ओके सर, चलिए ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इनफ। आप सभी को ओवरव्यू मिल गया। हाँ, आप लोग सभी लीव कर सकते हो। जी ओके, थैंक यू मैम, वेरी थैंक यू सो मच। सभी, बस मैं यही बोल रही थी कि आज के लिए आप सभी लोग लीव कर सकते हैं। फिर कल सेम टाइम पे हम लोग मिलते हैं 7:30 पे, ठीक है। ड्यूरिंग अगर आपको कोई भी कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे रेज कर दीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरी वगैरह हो, इंस्टेंटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, सभी को गुड नाइट है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट सर, टेक केयर।